ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली ये गुड मॉर्निंग किस बात का? गुड मॉर्निंग इस बात का कि हम लोग सर कॉमर्शियल नॉलेज बिजनेस एनवायरनमेंट का जो क्लास एवरी फ्राइडे करते हैं, वो क्लास के लिए हम लोग आज फिर से हाजिर हो गए। तो बेसिकली आज के क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जैसे कंटिन्यूएशन टॉपिक है। ये टॉपिक जो चल रहा है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशंस लेवल में भी इसका कॉन्सेप्ट है, और कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस लेवल में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो टॉपिक जो चल रहा है वो है आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का आइडिया, ठीक है, जो एक कॉमर्शियल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में जैसे कि आपको याद होगा प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट बता रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, उसमें आरबीआई का रोल, ठीक है, म्यूचुअल फंड, हाँ, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है म्यूचुअल फंड, सही है, बहुत ऐड आता है टीवी में, आप लोग भी देखते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का कहानी क्या है, या म्यूचुअल फंड इंडिया में किस तरह से काम कर रहा है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। फिर मैंने आपको एनबीएफसी के बारे में बताया। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक का जो करंट सिस्टम है, बैंक को थोड़ा सब्सटीट्यूट करने के लिए, या बैंकिंग सिस्टम में अगर किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है तो फाइनेंशियली सबको इंक्लूड किया जाए, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो हर किसी को पहुंचे, 140 करोड़ भारतवासी को मिले। तो इसके लिए एनबीएफसी कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। इसके बारे में भी मैंने आपको बोला, जो बैंक से थोड़ा हटके है। बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को समझा के रखा प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज का डिस्कशन क्या है, आपको फील हो रहा है ना सर, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब इतना बोलूंगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव एक टॉपिक है। सर अट्रैक्टिव इसलिए बिकॉज जिस बारे में मैं आज बात करूंगा आपके साथ, वो टॉपिक को लेके सभी के मन में बहुत सवाल जवाब चलता रहता है, और इट्स अ डे टू डे एक्टिविटी की तरह हो गया हमारे लाइफ में। बहुत सारे लोग स्पेशली जिनको भी थोड़ा बहुत लगता है कि पैसा कमाना है, तो आजकल बड़ा कॉमन हो गया कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट दोनों नाम से पॉपुलर है। शेयर को स्टॉक क्यों कहा जाता है, ये सब वगैरह वगैरह आप लोग आगे आगे जब लॉ पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसको अलग अलग नाम क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये सब एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स जब अलॉटेड होते हैं, पेड अप होते हैं, तो उसको स्टॉक कहा जाता है। दैट्स अ डिफरेंट इशू, ये लॉ का मैटर है, मैं अभी इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बट आपके लिए अभी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ काम करेगा, मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, या स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, ऐसे तो हम लोग, आप लोग जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर अलग से स्पेशलाइज क्लास होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं एवरी वीकेंड में, सैटरडे संडे को हम लोगों के यहाँ पर स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड स्पेशल वे में, म्यूचुअल फंड 5 वे, जो लोग एनआईएसएम का एग्जाम देते हैं सेबी का, ये सब तो स्पेशल वे में डेप्थ में होता है। बट ये आप लोग फाउंडेशन या एंट्रेंस लेवल में पढ़ रहे हो, तो मुझे आपको बेसिक आइडिया देना है, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया मतलब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया में, इस फाइनेंशियल नॉट जस्ट इन इंडिया, एक्चुअली यही ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में पॉपुलर है, मतलब दुनिया भर में, मतलब वर्ल्ड के जो भी डेवलप इकोनॉमी है, डेवलप इकोनॉमी में ये बहुत ही एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ये शेयर मार्केट, डिवेंचर्स, ठीक है। तो आपको मैं आज वही बताने वाला हूँ कि शेयर्स का क्या खेल है और डिवेंचर्स का क्या खेल है। मजा का बात यह है कि जब आप लोग आगे आगे अकाउंटेंसी पढ़ोगे, उसके अंदर भी आप लोग शेयर के ऊपर, डिवेंचर के ऊपर भी अकाउंटेंसी करोगे। तो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आप जब अकाउंट्स या हिसाब करते हो, तो उसमें डिवेंचर, शेयर्स क्या इंपॉर्टेंट मायने रखता है और उसका मतलब क्या है, और ये शेयर्स डिवेंचर्स काम करता क्या है। तो ये सब चीज़ बेसिक लेवल में हल्का हल्का करके, मतलब धीरे धीरे बात करूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, जैसे पेशेंस हमेशा रखते हैं, आज भी रखिए। और चलिए मैं आपको एक एक करके सारा कहानी बताता हूँ। इवन इंडियन स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री तो शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा, बट एक रफ आइडिया आप लोगों को लेके जाना चाहिए। और साथ में मैं आपको स्टॉक मार्केट में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से अलग अलग स्टॉक्स इसमें ट्रेडिंग होता है, मार्केट अभी कहाँ है, इसका भी एक आइडिया आपको मैं देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखते हैं, यही मेन आप लोगों के मन में चलना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक आइडिया लेंगे। स्टॉक मार्केट, डिवेंचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है। जैसे मुझे स्टॉक मार्केट, डिवेंचर्स के बारे में बात करते करते मुझे याद आ रहा है, सर ये स्टॉक मार्केट से लोग पैसा डालते हैं, है ना, लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट इतना पॉपुलर आजकल हो गया। लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो है ना, दूसरा पहलू इन द सेंस,
कि जैसे सिक्का का एक पहलू होता है, दूसरा पहलू भी होता है, हेड टेल, है ना। तो जैसे जो इन्वेस्टर के तौर पे, से फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर के तौर पे जब एक कंपनी में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा पैसा मैं किसी न किसी बिजनेस को या कंपनी को देता हूँ, है ना, ताकि वो बिजनेस करके प्रॉफिट करे और मेरे को प्रॉफिट का भाग दे, प्रॉफिट का पार्ट दे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और साथ में अगर उनका बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ता है तो शेयर प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे मानो कि अगर आप, जैसे रिसेंट ट्रेंड में मैं मुझे एक कहानी याद आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ स्टॉक परचेस किया था। जैसे लास्ट ईयर मेरे कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टॉक, जैसे इन्फो एज का स्टॉक, डी मार्ट का स्टॉक, लास्ट 2-3 सालों में काफी अच्छा अच्छा स्टॉक स्टूडेंट्स ने परचेस किया, मैंने भी किया, और भी जो भी सलाह लेते हैं वो भी लिया। जैसे रिसेंटली एक लिया अदानी विल्मर का, कुछ लोग पहले लिया था डी मार्ट का। डी मार्ट का शेयर लिया था 300 में, एक शेयर का दाम था 300, ठीक है। अभी डी मार्ट का एक शेयर का दाम चल रहा है ऑलमोस्ट 4000 के आसपास। अदानी विल्मर का एक शेयर का दाम 230 था 2 महीने पहले, अभी एक शेयर का दाम 800-900 चल रहा है। तो ऐसा भी हुआ है, कुछ लोग पेटीएम भी लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है ना। पेटीएम का शेयर 2000 में लिया है, बट पेटीएम का शेयर चल रहा है 600 में, मतलब लॉस 1400 का, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको स्टॉक मार्केट, ये किस तरह से ये सब होता है ना, कि कुछ स्टॉक का दाम बढ़ता है, कुछ स्टॉक गिर जाता है, इसको एनालाइज करना पड़ता है, बिजनेस के ऊपर है। अच्छा, क्या पेटीएम का शेयर फिर से नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बढ़ेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम था पेटीएम के मैनेजमेंट में, बिजनेस वैल्यूएशंस पे। अभी भी पेटीएम प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना है। तो धीरे धीरे जैसे ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा तो ये भी, इसका स्टॉक भी वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बिजनेस को। तो बेसिकली एक बिजनेस एनालिसिस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। जिनको आगे आगे शेयर मार्केट के बारे में जानना है वो शेयर मार्केट का कोर्स ज्वाइन करें, मैं इतना बोलूंगा, ठीक है। वो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाई करे, वो फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाई करे, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी पढ़ाई करे, या म्यूचुअल फंड एनालिसिस का पढ़ाई करे, ठीक है। एनआईएसएम के एग्जाम भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस में भी कर सकते हैं। तो उसको धीरे धीरे सारा नॉलेज पता चलेगा, वो सब डेप्थ का बात है। लेकिन मैं यहाँ पर डेप्थ में बात नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिक्स बात करूंगा। बेसिक्स क्या है कि कंपनी पैसा क्यों लेता है? बिकॉज कंपनी को बिजनेस करना है ना। कंपनी को बिजनेस करना है, बिजनेस करके उसके पास कमती है, सिंपल बात है। सर कंपनी के पास कमती है, हाँ, यही तो बात है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, आपके पास ज्यादा है तभी इन्वेस्ट करोगे। कभी भी अपना हार्ड एंड मनी थोड़ी ना आप इन्वेस्ट मतलब मार्केट में डाल दोगे। मतलब जो पैसे से आपका गुजारा चलेगा, मतलब आपका खाना पीना चलेगा, हाँ, बेसिक नीड्स जो आप फुलफिल करते हो, मतलब कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं खाद्य वस्त्र एंड वासस्थान, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा कि आप कभी भी आपका हार्ड अर्न मनी जो आपके बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं वो कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए। स्टॉक मार्केट में क्यों, आप बैंक में भी नहीं डालोगे, है ना। क्योंकि जिससे आपका गुजारा चलता है उससे आपका पहले आपको खुद को सरवाइव कराना है, उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा रहेगा अगर आपको लगता है तो आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे। बैंक सेफ है। अगर आपको डर लगता है, नॉलेज नहीं है मार्केट का, तो बैंक में डालो। बैंक में पैसा बढ़ता नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, बैंक में पैसा बढ़ता नहीं है। अब बैंक आपको जरूर बोलेगा 5% 6% इंटरेस्ट देता है, जो हार्डली आपको इन्फ्लेशन के साथ चलने लायक बनाते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। ये सब फाइनेंशियल मार्केट क्लास में मैं लास्ट कुछ दिनों से बोल के आ रहा हूँ। महंगाई जो हमेशा हमारे समाज में, इकोनॉमी में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी है, किसी किसी कंट्री में इतना भयंकर इन्फ्लेशन का हालत है, मैं आपको बोल के पागल कर दूंगा आपको। मतलब जैसे जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, ठीक है, श्रीलंका का हालत बहुत खराब है रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है, पाकिस्तान का हालत भी बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया का सिचुएशन, इंडिया कंट्रोल में है, ठीक है, बस अच्छे हाथ में इंडिया रहे, इंडिया का सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा। 140 करोड़ फैमिली मेंबर लेके भी हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं, इसमें जरूर कुछ प्राउड फील करने लायक है, ठीक है। ठीक है, वेनेजुएला में तो 1000% के आसपास का इन्फ्लेशन है। मतलब आज जो चीज 1 टका का है, 1 रुपी का है, नेक्स्ट दिन वो चीज 100, 200, 300, 400, 1000% हो सकता है, ठीक है। वहां पर पैसा का मोल नहीं है, सिविल वार में गुजर रहा है कंट्री, बहुत भयंकर हालत है, ठीक है। लेबानन, पानी नहीं है पीने के लिए, मैं आपको ऐसा बहुत सारा कंट्री है, ठीक है। लेकिन ये सब फाइनेंशियल मैटर है कि कंट्री अपना फाइनेंशियल वर्ल्ड को कैसे मेंटेन कर रहा है। ये सब बात मैं इकोनॉमिक्स क्लास में, कॉमर्शियल नॉलेज क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं जो मेन पॉइंट बात कर रहा था
कि आपका पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। स्टॉक मार्केट में मार्केट रिस्क है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत करो, बैंक में डालो, पोस्ट ऑफिस में डालो, लेकिन उसमें आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। तो अगर पैसा बढ़ाना है तो आपको मार्केट में आना होगा। जो जेन्युइनली अगर आप चाहते हो कि आप आज 500 इन्वेस्ट करोगे या 5000 इन्वेस्ट करोगे और आपका पैसा 10,000 हो जाए या 12,000 हो जाए या 7,000 हो जाए या 8,000 हो जाए, जो बैंक आपको नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, तो इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी देना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जिसके पास पैसा नहीं है या जिसको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा लेता है किससे? जिसके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है या सरप्लस पैसा है। जैसे आम इन्वेस्टर के तौर पे जिसके पास भी अगर 500 टका भी एक्स्ट्रा लगता है तो वो मार्केट में डाल देता है। बड़े बड़े कंपनी LIC, हाँ LIC का भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेशन हो रहा है, कुछ दिनों में आएगा। बट LIC के थ्रू से हम लोग सेविंग्स करते हैं। भारत को सेविंग करना सिखाया LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। लेकिन वो बीमा है, बीमा मतलब वो आपके लाइफ का बीमा है, इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे पैसे लेते हैं और वो पैसा वो मार्केट में डाल के कमा लेते हैं। सर हम क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज प्रॉपर नहीं है। जिनके पास है, हार्डली भारत में 140 करोड़ आबादी में 2-3% लोग होंगे जिनको पता है मार्केट कैसे चलता है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी भी भारत में 99 मतलब 97-98% लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में किस तरह से क्या होता है। जिस दिन अगर 90% में से एटलीस्ट 20-30% लोगों को पता चल जाएगा ना मार्केट कैसे होते हैं, वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर देगा, तो इंडियन इकोनॉमी का रूप ही बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना होगा, समय लगेगा, है ना, और नॉलेज भी लोगों के अंदर स्प्रेड करना होगा। चलिए मैं आपको डिवेंचर्स, डिवेंचर क्या है? शेयर, शेयर जैसे कंपनी का ओनरशिप मिलता है, डिवेंचर में आप बेसिकली कंपनी को लोन देते हो। शेयर में क्या है ना, आप कंपनी का ओनरशिप ले लेते हो। अगर आप एक शेयर परचेस करते हो ना रिलायंस का, तो आपको रिलायंस का ओनरशिप मिल जाता है। इसको इक्विटी शेयर कहते हैं। अच्छा, शेयर में भी और एक फर्क होता है, प्रेफरेंस शेयर भी होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। इक्विटी, प्रेफरेंस, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब सुना हुआ वर्ड होगा आप लोगों के कानों में, कभी ना कभी आप सुने होंगे, बट डोंट बी कंफ्यूज। मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा। प्रेफरेंस शेयर कितना तरह का होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं? नॉर्मल जो जनरल शेयर है उसको इक्विटी कहा जाता है। प्रेफरेंस वाले को थोड़ा सुविधा के साथ दिया जाता है, बट हाँ फिक्स परसेंटेज मिलता है। लेकिन से देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट डिवेंचर। ये भी एक तरीका होता है कंपनी को पैसा देने का, मतलब कंपनी को कैपिटल उठाने का एक मौका दिया जाता है। मतलब कंपनी कैपिटल रेज करते हैं। आप लोग जब आगे आगे इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में फाइनेंस का क्लास करोगे ना, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्लासेस करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये सब चीज़ सिखाया जाता है, डोंट वरी। जैसे कि मेरा फाइनेंस का क्लास जब भी आप ज्वाइन करेंगे आगे जाके, तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस तरह से काम करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, आप जितना पढ़ोगे जितना जानोगे आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन ये बेसिक आइडिया ले रहे हो। डिबेंचर में लोन होता है, आपके पास एक्स्ट्रा है, आप कंपनी को लोन दे सकते हैं। बदले में कंपनी आपको फिक्स रेट में वो लोन का इंटरेस्ट के साथ आपको रिडीम कर देगा एक टाइम पीरियड के अंदर, जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में बोला रहेगा कि भाई 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ठीक है। आप कंपनी को 50,000 लोन देते हो या 1 लाख का लोन देते हो, कंपनी आपको 10%, 9%, 8% ऐसे रेट में आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। आप क्यों दोगे इनके पास? बिकॉज बैंक आपको 5-6% दे रहा है, तो आपको 3%, 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसलिए दे दोगे, और क्या। तो लेकिन अब इसमें डिबेंचर भी कितना तरह का होता है ये भी मुझे आपको बताना होगा, ठीक है, कि डिबेंचर का भी तरीका होता है, तरह होता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारा पॉइंट शेयर करता हूँ। मैं बहुत सारा कहानी बोल रहा हूँ, आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हो, बट आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, आई थिंक स्क्रीन शेयर है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो यस, स्क्रीन शेयर है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं आपको बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट बताऊंगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपको शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में बात करूंगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में बात करूंगा। बेसिकली देखिए कैपिटल मार्केट क्यों बोला जा रहा है, एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। वाई दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट? बिकॉज ये कैपिटल का मार्केट है। कंपनी को चाहिए पैसा, उनको चाहिए कैपिटल, बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो कंपनी को चाहिए होता है पूंजी, ठीक है। कंपनी को चाहिए होता है पूंजी या कैपिटल, ठीक है। कंपनी वो पूंजी या कैपिटल हमसे बेसिकली उठाते हैं, और क्या। तो इसको उठाने के लिए कंपनी के पास अलग अलग तौर तरीका होता है, कंपनी के पास अलग अलग तौर तरीका होता है। वही तौर तरीका आपको
इस क्लास में मैं समझाने का कोशिश करूंगा, जो शेयर्स और डिवेंचर्स के तौर पे बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करना है, डिवेंचर्स के बारे में बात करना है, ठीक है। सो जैसे मैंने शेयर्स के बारे में बात करने का सोचा, आपके मन में चल रहा है ना सर एनएसी बीएसई इसके बारे में बता दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट लुक एट हियर, ये मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट में आ गया, ठीक है। सर हमारे देश में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। एक का नाम है बीएसई, जो बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत का, सबसे पुराना बोल सकते हो आप, ठीक है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का बीएसई, ठीक है। उसके बाद कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी या कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज अभी भी है, बट उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है करंट करंट सिनारियो में, बट एक ज़माने में था। लेकिन बीएसई बहुत ही शुरू के दिनों से एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये आज का लाइव मार्केट है, आप देख सकते हो। ये एस.एन.पी. बीएसई सेंसेक्स है। एस.एन.पी. कौन है? एस.एन.पी. इज स्टैंडर्ड एंड पोर, जान लो, जनरल नॉलेज भी है। स्टैंडर्ड एंड पोर इज अ वेरी फेमस रेटिंग एजेंसी कंपनी, ठीक है, जो बेसिकली ये सब स्टॉक मार्केट को ना बनाते हैं मतलब इसको बनाने का कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी इनके पास है, मैथमेटिक्स भी इनके पास है, और इसको बिल्डअप करने का जो स्ट्रेटेजी है ये भी इनके पास है। ये एक्चुअली ये जो आप देख सकते हो डेली आप मार्केट में न्यूज़ में सुनते होंगे, ज़रूर सुनते होंगे कि एस.एन.पी. बीएसई आज आज सेंसेक्स गिरेगा, आज सेंसेक्स उठ गया, ठीक है। तो सेंसेक्स जैसे कि आज का मार्केट में आप देख सकते हो, सेंसेक्स पॉजिटिव में है 355 पॉइंट में, और परसेंटेज हिसाब से 0.62% सेंसेक्स में आज बेसिकली बढ़ोतरी आया है, मतलब बढ़ा है, सेंसेक्स बढ़ गया, ठीक है। और सेंसेक्स का आज का वैल्यू है 57,876 नाउ करेंटली, ठीक है, अब जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सेंसेक्स में कितना कंपनी है? ये सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है। ऐसे सेंसेक्स मतलब बीएसई में कितना कंपनीज आता है? बीएसई में ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है, 5,000 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स बीएसई के अंदर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो देयर, उसमें भी कंपनी लिस्टेड होते हैं, लेकिन ये जो सेंसेक्स बनते हैं इसमें टॉप 30 कंपनीज होते हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ एस.एन.पी. बीएसई इंडेक्स में, जस्ट लुक एट हियर। ये सब मार्केट में चलता है, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। बाकी जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्पेशलिटी लाओगे ना, नॉलेज लेते रहोगे, ठीक है, जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट का स्पेशल क्लास करते हैं हमारे पास, तो उनको डिटेल्स में बताने का मौका तब मुझे मिलता है, या सीखने को भी उन्हें मौका मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब बीएसई सेंसेक्स के साथ साथ अलग अलग और भी इंडेक्स कॉन्सेप्ट है, मिड कैप, स्मॉल कैप, बीएसई 100 भी अलग से होता है, बीएसई 200 भी होता है, ठीक है। बीएसई ऑल कैपिटल्स होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, एस.एन.पी. बीएसई 500 होते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी बड़े बड़े कंपनीज को शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन टॉप 30 मतलब टॉप 30 जिसका मार्केट कैपिटल बड़ा होता है उनको टॉप 30 में जगह मिलता है, और उनका जो वेटेड कैपिटल का एक एवरेज होता है उसको इंडेक्स में बना के बड़ा कमा किया जाता है, मतलब जो मार्केट डिमांड सप्लाई पे होता है इसका कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये कम होता है, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको समय के साथ साथ मैं आगे आगे बताऊंगा जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट क्लास ज्वाइन करोगे, कि क्यों स्टॉक मार्केट बढ़ता है गिरता है, ठीक है। ये सब एक अलग ही टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, बट अभी मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा तो फिर बेसिक्स नहीं समझा पाऊंगा। तो मैं आपको अभी बेसिक्स आइडिया देना चाहता हूँ। ऐसे आप देख सकते हैं आज जो मार्केट पॉजिटिव में रहा है, कभी कभी मार्केट डाउन में भी रहते हैं, ठीक है। तो जब डाउन रहता है ना तो मैक्सिमम कंपनी लाल में दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन आज ये पॉजिटिव दिख रहा है, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जस्ट लुक एट हियर, मैक्सिमम कंपनी ग्रीन में है, ठीक है। ग्रीन में, जब मैक्सिमम कंपनी ग्रीन में होता है, 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 30 है, मतलब कितना कॉलम है देखो, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 30 कंपनीज है। 30 कंपनीज में से यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनी का नेगेटिव में रहा है, ठीक है, जिसमें एक्सिस बैंक, विप्रो, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी एंड लार्सन एंड टुब्रो एलटी, ठीक है। तो ये कंपनी को छोड़ के बाकी सभी कंपनी पॉजिटिव रहा है। सर जो रेड में है क्या वो खराब है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। रेड में होना खराब, ग्रीन में होना अच्छा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो पर्टिकुलर डे में डिपेंड करता है कि किसके बारे में ट्रेडर को, इन्वेस्टर को क्या पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है उसके बेसिस में, ठीक है। आज जो रेड है कल वो पॉजिटिव हो जाएगा, आज एक्सिस बैंक रेड में है कल एक्सिस बैंक ग्रीन में हो जाएगा, तो उसके लिए अलग रीजंस काम करते हैं, जिसको टेक्निकल एनालिसिस में आप समझ लो बात को, टेक्निकल एनालिसिस बोल के एक पढ़ाई होता है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस बोल के एक पढ़ाई होता है। ये सब जगह में आपको सिखाया जाएगा कि क्यों ये सब होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको मैं बेसिक्स में थोड़ा फोकस करने के लिए बोलूंगा।
तो ये हो गया बीएसई सेंसेक्स का एरिया। मैं आपको एनएसई में भी लेके चलता हूँ। भारत में जो दो स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर है और एक्टिव है, ठीक है, एक हो गया बीएसई, दूसरा है एनएसई। एनएसई में आप इसका इंडेक्स देख सकते हैं, ये 17,348 आज के डेट में चल रहा है, 0.6% पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट बीएसई 62% है, 0.62 ये 6 है। 103 पॉइंट में टोटल आज का ये पॉजिटिव मूवमेंट में है, ग्रीन मूवमेंट में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ना टॉप 50 कंपनीज होते हैं। क्या लिखा है देखिए, निफ्टी 50 बोला जाता है, ठीक है। ऐसे एनएसई में कितना स्टॉक कंपनी लिस्टेड होता है? एनएसई में 2-2,500 के आसपास कंपनी लिस्टेड है, 2500 अप्रॉक्स, ठीक है। इतना कंपनी के अंदर 50 कंपनी, बेस्ट 50 कैपिटल वाला कंपनी को लेके ये मार्केट में इंडेक्स बनाते हैं। और इस कंपनी सब टॉप टॉप कंपनीज होते हैं। इसमें जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें इन्वेस्ट ज्यादा होता है, जिसका शेयर ज्यादा लोग खरीदते हैं, वो पॉजिटिव में, जिसका शेयर ज्यादा सेल हो जाता है किसी पर्टिकुलर डे में, वो नेगेटिव में या रेड में दिखता है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC लाइफ, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डी, HDFC, ये आज का सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है, ठीक है। और एक्सिस बैंक, SBI लाइफ, विप्रो, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव में रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें नेगेटिव पॉजिटिव, इससे क्या समझ में आता है, ये सब बात मैं अभी नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। लेकिन मैं जो कर पाऊंगा वो है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब स्टॉक मार्केट का एरिया है, जिसके ऊपर बेस करके ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब टेक्निकल मैटर है। जब आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे ना, स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन को सीखोगे, स्टॉप लॉस सीखोगे, ठीक है, बहुत सारा कैंडल स्टिक्स है, वो अलग अलग थ्योरीज है। इवन फाइनल लेवल में भी, स्पेशली सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, सीए में फाइनल में भी पढ़ाया जाता है, सीएस को भी कैपिटल मार्केट एरिया में समझना पड़ता है। सो तब भी आप ये सब चीजों के बारे में जानोगे। बट जो लोग स्टॉक मार्केट में स्पेशलाइज कोर्स करते हैं, उनको और अच्छे से समझने का मौका मिलता है, ठीक है। ये सब तो समय के साथ साथ आप लोग सीख जाओगे, जिसको भी इंटरेस्ट रहेगा ना। इंटरेस्ट रहने से जिंदगी में हर चीज पाया जा सकता है। बस इंटरेस्ट ही है एक चीज, जो इंटरेस्ट को बंगाली में हम लोग बोलते हैं आग्रह, है ना। आग्रह होना चाहिए। अगर आपका आग्रह है किसी चीज पे, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब बस आग्रह रखिए, इंटरेस्ट रखिए, हर चीज सीखने का मौका मिलेगा। बस वही आपके ऊपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके। तो ये सब बीएससी, एनएससी, ये सब तो दिख रहा है, लेकिन क्या थोड़ा किताबी बात हो जाए? हाँ, तो सीएसईएम इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को पूछते हैं या समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट में टाइप्स ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स के बारे में बात करेंगे। इतना समझिए, शेयर्स जो होते हैं ये कंपनी में मालिकाना देता है। क्या देता है? ओनरशिप देता है। यस, आपको कंपनी में ओनरशिप आएगा। और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी को बेसिकली लोन देते हैं और बदले में इंटरेस्ट कमाते हैं। तो शेयर के बदले डिविडेंड कमाना मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क है, ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मतलब ओनरशिप में क्या होता है ना, आप ट्रू ओनर बन जाते हो, और ट्रू ओनर को प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर लॉस होगा तो झेलना पड़ेगा। लेकिन डिवेंचर वाले को ना इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली शेयर वाले को ज्यादा मतलब इनकम करने का मौका मिलता है, डिवेंचर का कमाने का मौका परसेंटेज वाइज कम है, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोगों को आगे आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इंडियन कैपिटल मार्केट का हिस्ट्री बताता हूँ। सर मॉडर्न डे में, मैं ज्यादा पुराना बात मेडिवल एरा या फिर प्राचीन काल में नहीं जाऊंगा, चाणक्य, अशोका के टाइम पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको रिसेंट ट्रेंड का बात करूंगा, ब्रिटिश एरा में। जो रिसेंट ट्रेंड में भारत में ब्रिटिश लोग थे, कुछ ही साल हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 100 साल भी अभी भी नहीं हुआ सर, ठीक है। तो ब्रिटिश पीरियड में भारत में मॉडर्न डे में कैपिटल मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इन इंडिया डेट्स बैक टू 18th सेंचुरी, when ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योरिटीज वर ट्रेडेड इन द कंट्री। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब भारत को पूरा जकड़ लिया था एक कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम सुने होंगे आप लोग, जरूर सुने होंगे। हाँ, ब्रिटिश के बारे में सबको पता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरा भारत में एकदम फैला हुआ था। और फिर बाद में, पहले तो आया था बिजनेस करने के लिए, पहले आया था बिजनेस करने के लिए, और फिर बाद में इंग्लैंड की, मतलब पूरा इंग्लैंड ही भारत को एकदम अपना कॉलोनी बना लिया, ठीक है। मतलब ये है, ये देखो, ये कॉलोनियल इंडिया है। इस पूरा इंडिया को ब्रिटिश अपना कॉलोनी बना लिया, और उसका मेन कारीगर था, मतलब मेन जो कारीगर था, कारीगर मतलब जिनके कारण ये से हुआ है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही पूरा का पूरा भारतवर्ष, ठीक है, जो भारतवर्ष फैला हुआ था अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक, इवन
अप टू मतलब थाईलैंड बैंकॉक तक, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा भारत को ब्रिटिश पूरा अपने अंदर ले लिया था। आज का जो भारत हम देखते हैं ये तो एक्चुअल भारत है ही नहीं, ठीक है, श्रीलंका को भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो पॉइंट इज दैट कि इतना बड़ा एम्पायर बना दिया था, एक्चुअली ये एम्पायर था ही भारत का, लेकिन ब्रिटिश बिजनेस करने आया था और फिर बाकी नेगेटिव बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, मुझे बहुत ही खराब लगता है कि हम लोग इतना मतलब कैसे करने दिया किसी को अपने ऊपर राज, जो भी हो। लेकिन ये स्टॉक मार्केट के ऊपर जो डेवलपमेंट उस टाइम से बेसिकली मॉडर्न डे में, उसके पहले का बात मैं क्या करूँ सर, छोड़ो, ठीक है, मॉडर्न डे में भारत में स्टॉक मार्केट मैटर में जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी 18th सेंचुरी में स्टार्ट किया था। ईस्ट इंडियन कंपनी सिक्योरिटीज वर ट्रेडेड इन द कंट्री, इसके पीछे का भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अब आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए। अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सिक्योरिटीज ट्रेडिंग वाज अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो भी शेयर ट्रेडिंग होता था ना, सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा, मतलब बेसिकली ये सभी अलग अलग तरीका का कैपिटल है जो कंपनी मार्केट से उठाते हैं, कभी शेयर के नाम पे उठाते हैं तो कभी डिवेंचर या बॉन्ड के नाम पे उठाते हैं, ठीक है। तो डिवेंचर बॉन्ड हो जाए तो लोन हो जाएगा और शेयर हो जाएगा तो वो ओन हो जाएगा, मतलब आप जो भी शेयर शेयर उठाने से कंपनी के लिए एक सुविधा ये होता है कि उनको रिटर्न देना मैंडेटरी नहीं होता। यस, आज अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो तो कंपनी आपको इसका डिविडेंड देगा, ये बाध्य नहीं है कंपनी, मतलब अगर कंपनी लॉस करेगा तो आपका लॉस है, लेकिन सर कंपनी ऐसा कभी नहीं करता है, कंपनी हमेशा कोशिश करता है कि वो आपको आपका हक का पैसा दे, आपका डिविडेंड, आपका प्रॉफिट का पार्ट दे, बिकॉज कंपनी बढ़ने के लिए आया है, कंपनी लॉस होने के लिए नहीं आता, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा कंपनी अगर नहीं देगा तो, अरे नहीं देगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, कंपनी आता ही है बिजनेस करने के लिए। देयर इज अ प्रिंसिपल इन अकाउंटेंसी, आई होप आप लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बचपन में पढ़े होंगे जो लोग कॉमर्स से आए हो, इसका नाम है सर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल मतलब कंपनी आते ही है गोइंग कंसर्न के लिए, कंसर्न मतलब बिजनेस, मतलब गोइंग हमेशा चलता रहेगा, यही कॉन्सेप्ट के साथ आता है, और जो चलता है वो प्रॉफिट भी करता है, ठीक है। जो चुपचाप बैठता है उसका कुछ नहीं होता, तो जो चलता है उसका कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो प्रॉफिट होगा, कंपनी अपना प्रॉफिट खुद के पास भी रखेगा और शेयर होल्डर को भी देगा। लेकिन एक होता है डिवेंचर्स या बॉन्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें कंपनी मार्केट से लोन विड्रॉल करते हैं और बदले में इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन चाहे वो लोन हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड हो या फिर शेयर हो, सभी सिक्योरिटीज कहलाता है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जो सिक्योरिटीज था, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स, ये सब ये अनऑर्गेनाइज्ड हाथों में था, मतलब कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम पे नहीं होता था। एंड द मेन ट्रेडिंग सेंटर्स वेर बॉम्बे, और इसका मेन ट्रेडिंग होता था बॉम्बे, जो आज के डेट में मुंबई कहा जाता है। एक्चुअली मुंबई इज द राइट वर्ड, बॉम्बे ब्रिटिश लोग बोलते थे, ठीक है। मुंबई एक्चुअली मुंबा देवी, ये हमारे देश में जो देवी होते हैं मोस्ट प्रोबेबली देवी दुर्गा का ही कोई रूप है मुंबा देवी, आप चाहो तो मुंबा देवी पे रिसर्च कर सकते हो, मैं अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो अपना बॉम्बे जो कहा जाता था वो एक्चुअली नाउ मुंबई, तो मुंबई में ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करता था, एंड कैलकाटा नाउ कोलकाता, ठीक है। एक्चुअली जो एक्चुअल वर्ड है वो कोलिकाता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली माँ काली से आया है नाम कलिकाता, तो कालिकाता था बट कालिकाता से वो कोलकाता हो गया नॉर्मल वर्ड्स में, बट ब्रिटिश इसको कैलकाटा कैलकाटा बोलता था, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑन दैट डे कैलकाटा एंड नाउ कोलकाता, ठीक है। Of the two, Bombay was the chief trading center wherein bank shares were the major trading stock, ठीक है, मतलब बैंक का शेयर्स बॉम्बे में ज्यादा ट्रेड होता था। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर 1860 से 61 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया, ठीक है। सिविल वॉर मतलब बेसिकली जात पात को लेके, आप समझ रहे हो ना, ठीक है, ये ब्लैक व्हाइट का लड़ाई, ठीक है। अमेरिकन में जो पिछड़ा हुआ जाति थे, ठीक है, ट्राइबल्स थे, बेसिकली रेड इंडियंस के साथ नॉर्मल लोगों का, मतलब जो व्हाइट चामड़े वाले, ठीक है, ब्लैक के साथ व्हाइट का लड़ाई, जो अफ्रीकन माइग्रेंट्स अमेरिका में हैं, या फिर जो अमेरिकन माइग्रेंट्स, मतलब जैसे कि जो वेस्ट इंडियन एरिया में जो अमेरिका में गया है, तो बेसिकली ब्लैक व्हाइट का लड़ाई बहुत भयंकर। हमारे देश में तो इस तरह का सिविल वॉर नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पर सब भड़का हुआ सिविल वॉर हुआ है, मतलब ब्रिटिश ही हमारे यहाँ पर रह के हमारे यहाँ पर जाति भेद किया है, जात पात करके भड़काया है लोगों को, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर शासन कर सके। तो ठीक है, हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है।
तो ये सिविल वॉर बन के वहां पर छिड़ गया था अमेरिका में, और इसके कारण बॉम्बे वाज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर कॉटन। तो ये जो कॉटन सप्लाई था, मतलब बेसिकली बॉम्बे क्यों कॉटन सप्लाई करता था, बिकॉज हमारे देश के मैप के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में, मैं इस मैप को भी यूज कर सकता हूँ। इफ यू अंडरस्टैंड दिस एरिया, दिस इज अ डेक्कन ट्रैप एरिया, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का कुछ हिस्सा। ठीक है, दीज एरिया आर बेसिकली नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन, इसलिए गुजरात में जो अहमदाबाद है या सूरत है, इस ये आज भारत में कपड़ा का हब है। आप लोग जानते हैं ना, आई होप आप लोग जानते हैं, ये कपड़ा का हब है, मतलब यहाँ पर कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता है, और बेसिकली सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन भी बंगाल, मतलब इंडिया में वहीं पर होता है। तो ये वन ऑफ द रीजन था कि बॉम्बे मेन सेंटर बन गया कॉटन सप्लाई करने का, और बॉम्बे पोर्ट से या बॉम्बे से सारा का सारा बिजनेस चलता था। तो ये वन ऑफ द रीजन था, क्योंकि यूएस में सिविल वॉर छिड़ गया, तो कपड़ा के लिए जो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश क्या करता था। चाहे एक दुख की बात ये है कि ये जो कपड़ा बेच के जो पैसा आता था ये भारत को नहीं मिलता था, ये ब्रिटिश को मिलता था। बिकॉज ये जो इंडिया है, एक्चुअली इंडिया नाम पे कोई कंट्री था नहीं। ठीक है, ये इंडिया नाम तो ब्रिटिश का दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग तो एक्चुअली भारत है, या फिर कुछ बाहर के लोग हमें हिंदुस्तान भी बोला करता था। ठीक है, बट इंडिया नाम हमारा था नहीं, ये तो ब्रिटिश ने दिया। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान, बिकॉज यहाँ हिंदू रिलीजियस के बेसिस पे लोग बैठते हैं, रहते थे, तो इसलिए हिंदू या सनातनी कल्चर का लोग अभी भी है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सभी कोई सनातनी है। तो कॉन्सेप्ट इज ये हिंदुस्तान था, और ये एक्चुअली ये भारत था। ठीक है, भारत था, भारत का मतलब बताऊंगा कभी आपको। ठीक है, इंडिया नाम तो ब्रिटिश ने दिया, तो जो भी हो, अभी मैं वो सब हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर आप इतना सारा बात करते हो, आधे से ज्यादा चीज तो भूल जाते हैं। नहीं, भूलने का बात है ही नहीं। ठीक है, अब आगे 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 बताएंगे। तो अमेरिका में सिविल वॉर चालू हुआ और भारत में कॉटन सप्लाई बढ़ता गया। इसका फायदा ब्रिटिश लोग लेना चालू कर दिया। इंडिया से जो भी इनकम होता था, एक तो इंग्लैंड में तो मिलता ही, तो चला ही जाता था, और भारत को भी शासन करने का पैसा आ जाता था, जो मुंबई से ये लोग कंट्रोल करता था। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन था कि भारत में कॉटन ट्रेडिंग के ऊपर काम चालू हो गया, और जो भी कॉटन बिजनेसेस थे उनको शेयर में ज्यादा पैसा धीरे धीरे मिलने लगा। ठीक है, और शेयर मार्केट, मतलब कॉटन शेयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसी पीरियड में शेयर मार्केट बूम होना चालू किया। ठीक है, रिजल्टिंग इन ए बूम इन ए शेयर प्राइस। तो जैसे जिसका बिजनेस बढ़ेगा उसका शेयर प्राइस बूम होगा ना। ठीक है, जैसे रिसेंट ट्रेंड में बहुत सारे कंपनीज का शेयर बूम हो रहा है, मतलब उसका बिजनेस में दम है तभी बूम हो रहा है। बूम का मतलब होता है इकोनॉमी में जो हाईएस्ट पोजीशन पहुंचते हैं। तो 1860, 61, 1865 ये जो टाइम था, ये टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही, मतलब बेहतरीन एक सिचुएशन बन गया था। ठीक है, जो बिजनेस के कारण हुआ था। अमेरिका में सिविल वॉर था और हमारे भारत में कॉटन प्रोडक्शन और बढ़ रहा था। ठीक है, तो नाउ अब इसी पीरियड में भारत में पहला कंपनी भी बना 1850s में, ब्रिटिश के टाइम पे, जॉन स्टॉक कंपनी। एंड उसके बाद ये जो इतना जोर से जो बबल बना था, ठीक है, जो हवा भर गया था बिजनेस में, ये ब्लस, मतलब बर्स्ट भी हो गया 1865 में। फिर देयर इज अ ट्रेमेंडस स्लम्प इन शेयर प्राइस, फिर धीरे धीरे शेयर प्राइस गिरना भी चालू हो गया। तो ये अप एंड डाउन तो होता रहता है, जो एकदम से 1850 से ही चल रहा है। लेकिन सर इसके बाद क्या हुआ, ट्रेडिंग वाज एट दैट टाइम लिमिट टू डजन ऑफ ब्रोकर्स, मतलब कुछ ब्रोकर्स, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के हाथ में ही, जो ब्रिटिश या ब्रिटिश का कनेक्टेड लोग थे, वही लोग ब्रोकिंग पॉइंट में थे। ठीक है, तो बॉम्बे में टाउन हॉल में ये सब स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग होता था। ठीक है, ब्रोकर क्या करते थे, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करता था या किसी के थ्रू से पैसा लगा देता था जो जिसके पास ज्यादा पैसा था। स्टॉक ब्रोकर्स ऑर्गेनाइज्ड एन इनफॉर्मल एसोसिएशन इन 1875, नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, इनफॉर्मल, बॉम्बे में। द स्टॉक एक्सचेंज इन कैलकाटा एंड अहमदाबाद, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज भी साथ साथ ट्रेड होना चालू हो गया। ऑल्सो इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग सेंटर्स, कैलकाटा था करपा, मतलब बेसिकली जूट के लिए सबसे बेहतरीन था, जूट इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर भी पैसा था। और अहमदाबाद तो कॉटन के लिए वो भी था। ठीक है, तो और डायमंड का भी बहुत बड़ा व्यापार होता था उस टाइम पे भी। तो ये सभी चीज लेके केमा प्लेटर, तो धीरे धीरे ट्रेडिंग सेंटर्स कैलकाटा एंड अहमदाबाद और इधर बॉम्बे। ठीक है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज रिकॉग्नाइज्ड इन May 1927 अंडर द बॉम्बे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट 1925। इस एक्ट के तहत बीएसई हमारे देश में एस्टेब्लिश हुआ, रिकॉग्निशन मिला। उससे पहले भी बीएसई था, बट वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में था। तो 1927 में ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रिटिश लोग
बॉम्बे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट के नाम पे इसको लाया 1925 में, ठीक है। 25 के एक्ट और 1927 में ऑर्गेनाइज्ड हुआ या रीऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड हुआ। इंडियन रिमेन लार्जली इनएक्टिव टिल 1970। इंडियन स्टॉक मार्केट 1970 तक ब्रिटिश को आजाद, मतलब ब्रिटिश हमको आजाद किया, मतलब बेसिकली हम लोगों को आजादी मिला। पार्शियल लिबरलाइजेशन चालू हुआ 1970 में। इकोनॉमी एंड प्रो कैपिटल मार्केट पॉलिसीज ड्यूरिंग 1980s इन्फ्यूज सम लाइफ इनटू द मार्केट, मतलब धीरे धीरे मार्केट में थोड़ा सा जान आना चालू हुआ वो 1970 के बाद। उसके बाद 1980, फिर 1990 में एक्चुअली मार्केट को कुछ सच में कुछ जान मिला। 90 में क्या हुआ, अब तो ब्रिटिश नहीं था, अब तो हम लोग ही हम भारत को चलाते थे, भारतीय ही भारत को चलाते थे, कांग्रेस बेसिकली, ठीक है। अब 1990s में एलपीजी लेना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इस बार किसी का कॉलोनी बन के नहीं, इस बार भारत के इकोनॉमी में भरोसा करके बाहर की कंपनीज या बाहर की कंट्रीज भारत में इन्वेस्ट करना चालू किया, और इसी का फायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत हलचल मचना चालू हुआ। लेकिन फिर भी 97-98 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। 2007 से 2009 में ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, स्पेशली ड्यू टू अमेरिका अगेन। फिर टैपर टेंट्रम एपिसोड में क्या होता है, जब कंट्री के पास इतना खराब हालत हो जाता है कि उसको इकोनॉमी इतना स्लगिश चलता है कि उसको पैसा अलग से छपवाना पड़ता है, मतलब करेंसी प्रिंट करना पड़ता है कि इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो ये सब सिचुएशंस भी देखना पड़ा 2013 में थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन सर फिर भी भारत का स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ना ही चालू हो गया। लेकिन इसी, ये तो एक हिस्ट्री था जो स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट का एक हिस्ट्री आपके सामने मैंने बताया। लेकिन अब आपके सामने मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है शेयर्स, ठीक है। अभी इसी के बारे में थोड़ा सुन लो, बेसिक बात कर रहा हूँ, ऐसे मुझे बोलने बोलोगे तो मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मुझे कर देना चाहिए, जैसे टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, आपको बस कुछ सिंपल बात करता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स में एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ट्रू ओनर, ओके। मतलब आप जितना पैसा कंपनी में डालोगे उतना ट्रू ओनरशिप कंपनी को आपको प्रोपोर्शनेट वे में मिलेगा। अगर कंपनी का टोटल कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, अगर आप कंपनी में 10% इन्वेस्ट करते हो या 1 लाख में से 10,000 आपका है, तो 1 लाख का 10% आपका इक्विटी ओनरशिप है। इस तरह से इक्विटी शेयर ओनरशिप होता है, ठीक है। सिंपल है एकदम, बड़ा ही सिंपल शेयर्स का बात है। तो शेयर कैपिटल में अगर आप कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, मतलब आप कंपनी का ट्रू ओनर हो। सर जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्या वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं? यस सर। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग एक्चुअली इक्विटी शेयर में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इक्विटी शेयर में ही इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली। लेकिन प्रेफरेंस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपको मैं कुछ दिनों से बता रहा हूँ, जैसे अदानी विल्मर, ये देखिए अभी इसका शेयर का दाम 818 चल रहा है, ठीक है, 818 चल रहा है। लास्ट 5-7 दिनों में ये शेयर काफी ज्यादा अप एंड डाउन में चल रहा है, 230 से चालू हुआ था। या फिर अगर रिसेंट ट्रेंड में अगर मैं बोलूँ, जैसे LIC का IPO आ रहा है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज का शेयर मार्केट में आ रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट जब आप किसी कंपनी का शेयर को परचेस करते हो, आप अगर आज जिसके पास भी अदानी विल्मर का शेयर है वो अदानी का इक्विटी शेयर होल्डर है। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर दूसरे तरह का शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे? सर उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। अब प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस, अगर मानिए कि अदानी किसी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी फिक्स्ड रेट में एक रिटर्न देता है, उसको प्रेफरेंस मिलता है, इक्विटी से पहले उनको पैसा मिलता है। मतलब कंपनी में जो कैपिटल डालेगा, अगर वो प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस वाले को पहले डिविडेंड मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा, इसीलिए उसको प्रेफरेंस भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, रेट फिक्स होता है। इक्विटी का रेट कोई फिक्स नहीं होता, इक्विटी का कोई रेट नहीं होता। अगर आप अदानी में पैसा इन्वेस्ट किए तो अदानी आपको कोई रेट नहीं बताएगा कि भाई मैं इस रेट में आपको दूंगा, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा, कम होगा तो कम। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस हो तो कंपनी आपको एक फिक्स रेट में आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, वो चाहे 10% हो, 12% हो, 14% हो, वट। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इक्विटी को ट्रू ओनर भी कहा जाता है, ठीक है। तो शेयर में भी अलग अलग तरीका होता है, जैसे मैं आपको इक्विटी बताया, प्रेफरेंस बताया, अब मैं आपको इक्विटी शेयर का भी कुछ तरीका बता देता हूँ। कितने तरह का इक्विटी शेयर कैपिटल होता है?
सर ऑथराइज शेयर कैपिटल होते हैं, इशूड शेयर कैपिटल होते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होते हैं, पेड अप कैपिटल होते हैं, राइट शेयर होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। सर इसका अलग अलग मतलब बता दो ना। यस सर, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कितना तरह का शेयर जो होता है, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, राइट, स्वेट, क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर इशू करते हैं ना, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड होते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको स्टॉक मार्केट में आने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने बीच में शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के केस में, कंपनी लॉ में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ोगे, ठीक है, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकता है प्राइवेट कंपनी के केस में। लेकिन अगर आप एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, तो आपको फर्स्ट टाइम जब आपको मार्केट में आना होता है ना, तो ये आपको आईपीओ लाना पड़ता है, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इज द ऑफर ऑफ शेयर्स विद द कंपनी मेक्स द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी होता है। आईपीओ के बाद अगर कंपनी फिर से मार्केट से पैसा लेना चाहता है पब्लिक से, तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या एफपीओ बोला जाता है। रिसेंटली ऐसा घटना तो घटा है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये आईपीओ ईपीओ क्या है, फिर मैं अलग अलग शेयर कैपिटल का मतलब भी आपको बताता हूँ। ऑथराइज किसको बोलते हैं, इशूड किसको बोलते हैं, सब्सक्राइब किसको बोलते हैं, ठीक है। वेट सर, जैसे आप देखिए यहाँ पर रिसेंटली जो कंपनी मार्केट में आ रहा है, एलआईसी। एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी था, इतना दिन से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं था। एलआईसी का टोटल शेयर होल्डिंग 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ करता था। बट अभी एलआईसी 3.5% के आसपास का शेयर मार्केट में छोड़ना चाहता है, ठीक है, जो मार्केट में पब्लिक खरीद सकता है। मतलब एलआईसी के शेयर में सरकार का हाथ था, लेकिन अभी सरकार छोड़ के, सरकार के अलावा दूसरे लोग भी एलआईसी में अपना ओनरशिप रख सकता है। मतलब एलआईसी जो बिजनेस करते हैं, जो प्रीमियम कलेक्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट करके जो कमाते हैं, उस कमाई में अभी पब्लिक का भी हाथ होगा, लेकिन पूरा नहीं, वही 3% समथिंग शेयर। एलआईसी भारत में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाला एक कंपनी है। मतलब मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो जिसका भी सबसे ज्यादा पैसा है, उसमें से एलआईसी वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर है सर, एलआईसी खुद, ठीक है। जैसे एलआईसी इस बार जो मार्केट में आ रहा है, कि करीब 21,000 करोड़ के आसपास पैसा उठाने के लिए आ रहा है, 21,000। इसका शेयर मार्केट में आएगा 17 मई को, ठीक है। कोई भी खरीद सकता है, अगर किसी का एलआईसी पॉलिसी है तो उससे भी स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए जो डेट था वो निकल गया, कि अगर आपका एलआईसी पॉलिसी है तो आप उसको अपलोड कीजिएगा, तो आपको प्रिविलेज मिलेगा। बट अगर कोई बात नहीं, अगर आपका पॉलिसी नहीं है फिर भी आपको मिल सकता है। एलआईसी मार्केट से 21,000 करोड़ उठाने के लिए आ रहा है, जो अभी तक का भारत के शेयर मार्केट में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इससे पहले वाला जो था वो है पेटीएम था, 18,000 करोड़ के लिए मार्केट में आया था, लेकिन उसको भी क्रॉस करके एलआईसी 21,000 करोड़ का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर, मतलब आ रहा है, मतलब मार्केट से विड्रॉल करेगा। जो भी शेयर में पैसा डालेगा एलआईसी में, ठीक है, वो एलआईसी उसको बेसिकली लेके अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव या जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के तौर पे, उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ये जो एलआईसी कर रहा है इसको बोलते हैं आईपीओ, ठीक है, इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऐसा नॉट जस्ट एलआईसी, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, ओयो होटल, पेन्ना सीमेंट, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस, लावा इंटरनेशनल, गो एयरलाइंस, गो फर्स्ट, नाम सुने होंगे आप लोग, वेलनेस फॉरएवर, पीकेज वेंचर्स, इक्सीगो, टिकट काटते हैं हम लोग मोबाइल से, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक, इस तरह का कंपनीज आने वाला है। कुछ कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है रिसेंट ट्रेंड में। ऐसे तो मार्केट में 5 से 7 हजार कंपनी लिस्टेड है, बट ये सब रिसेंटली आएगा, ठीक है, या आया है। जैसे कैंपस एक्टिववेयर, हरिओम पाइप, वरंदा लर्निंग सॉल्यूशंस, उमा एक्सपोर्ट्स, रुचि सोया। ये रिसेंटली सर, रुचि सोया पहले भी लिस्टेड था, बट ये फिर से एफपीओ लाया, रामदेव बाबा का पतंजलि इसको ले लिया, अभी पतंजलि के अंडर चलता है रुचि सोया, और इसने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के लिए, बंद हो गया, मतलब इसका आईपीओ क्लोज हो गया, 28 मार्च को क्लोज हो गया। मतलब ज्यादा पुराना बात मैं कर नहीं रहा हूँ आपसे, सब रिसेंट बातें कर रहा हूँ। तो इसी तरह से कंपनी जब फर्स्ट टाइम आता है, या फिर फर्स्ट टाइम के बाद अगर सेकेंड टाइम कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को आईपीओ नॉर्मली फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम करेगा तो एपीओ बोला जाता है ना। अभी सवाल उठते सर कंपनी कितना पैसा मार्केट से रेज कर पाएगा, ठीक है, ये सब कैसे समझ में आता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसको कुछ पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे आगे जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे ना,
ऐसे तो 11-12 लेवल में भी कंपनी अकाउंट्स पढ़ा जाता है, और जब आप लोग सी एस सी एम इंटर, ठीक है, या सी एस इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स के बिना हर कोई आधा अधूरा सा रह जाएगा। नाउ बिग क्वेश्चन इज ऑथराइज कैपिटल क्या है, ठीक है, इशूड, ये सब कंपनी अकाउंट्स में भी आपके लिए बहुत वाइटल पॉइंट बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो चलो मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी कैन इशू, द कंपनी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल आप टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, हाउएवर फॉर दैट वी नीड टू कंप्लाई विद सम फॉर्मेलिटीज, ऑल्सो हैव टू पे सम फीस एंड लीगल बॉडीज, ठीक है। मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल उसको बोलते हैं सर जो कंपनी मैक्सिमम मार्केट से उठा सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी कैन इशू, ठीक है। जैसे LIC आ रहा है 21,000 करोड़ के लिए, अब आपको देखना पड़ेगा LIC का मैक्सिमम ऑथोरिटी कितना है। हो सकता है कि LIC का मैक्सिमम ऑथोरिटी है 30,000 करोड़ या 25,000 करोड़। उसके लिए आपको LIC का MOA देखना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब में लिखा होता है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है। तो सर जितना आपका ऑथराइज होगा आप मैक्सिमम उतना पैसा मार्केट से उठा सकते हो, आप एट ए टाइम उठा सकते हो या फिर बाद में एक्सटेंड करके भी उठा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक बिजनेस बनाना है, ठीक है। आप लोग जो भी सुन रहे हो क्लास, आप लोगों को मानो की इच्छा हुआ कि आपको बिजनेस बनाना है, तो आपने सोचा कि मैं आपको बिजनेस करने के लिए 5 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब ये 5 करोड़ आपको सबसे पहले अरेंज करना होगा, ठीक है। ये 5 करोड़ कहाँ से आप अरेंज करोगे? जैसे मानिए कि आपको 5 करोड़ चाहिए, तो आपने अपने पेरेंट्स को बोला, आपने बैंक को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या बैंक हो, कहीं से भी आपको 5 करोड़ मिलता है और आप इसको बिजनेस में लगाते हो। फिर 2-3 साल बिजनेस को करते हो, फिर आपका बिजनेस इंप्रूव करता है, इसमें वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ये सब भी आते हैं बीच बीच में। बट स्टार्टअप जैसे आजकल चलता है ना, स्टार्टअप कल्चर, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपका 5 करोड़ का बिजनेस है, वैल्यूएशन जैसे जिस दिन आप बिजनेस बना रहे हो, जितना पैसे से आपका बिजनेस बन रहा है, दैट इज योर वैल्यूएशन। अब यही 5 करोड़ के बिजनेस को अगर मैं 10% पर शेयर में डिवाइड कर दूं, ठीक है, टोटल वैल्यूएशन 5 करोड़ है, इसको डिवाइडेड बाई 10 इसलिए कर रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि एक एक शेयर का कम से कम दाम 10%, कम से कम दाम। 5 भी हो सकता है, नो इशू, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट 10 इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। लेकिन 100 नॉर्मली नहीं होता, 10, 5, 1 ऐसा ज्यादा होता है। तो 5 करोड़ को 10 से डिवाइड करो तो आपको कितना शेयर मिलेगा? 50 लाख शेयर मिलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करके देखो। अब ये 5 लाख अगर आपका बिजनेस का वैल्यूएशन है, तो आपको सेबी अथॉरिटी दे सकता है कि आप मार्केट से 50 लाख शेयर बना सकते हो और 50 लाख शेयर्स को आप मार्केट से उठा सकते हो। या 5 करोड़ मतलब 50 लाख शेयर्स, अभी आपका मार्केट कैपिटल अगर 10% तो फेस वैल्यू है आपका, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। लेकिन हाँ, ये मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकता है, जिसको प्रीमियम कहते हैं। 10 का शेयर 100 में भी बिकता है, 10 का शेयर 1000 में भी बिक सकता है। डिपेंड करता है आपका बिजनेस का वैल्यूएशन कितना ज्यादा है। वैल्यूएशन ज्यादा है तो प्रीमियम कलेक्शन ज्यादा होगा, वैल्यूएशन कम है तो प्रीमियम कलेक्शन कम होगा। 10 का शेयर 9 में भी बिक सकता है कि अगर आपका बिजनेस में वैल्यूएशन कम दिख रहा है तो। नाउ पॉइंट इज दैट 50 लाख शेयर आपके पास हो गया, दिस इज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। मतलब आपके पास ऑथोरिटी है कि आप मार्केट से 50 लाख शेयर विड्रॉल कर सकते हैं। 50 लाख शेयर्स को आप 2 बार अलग अलग से कर सकते हो। मानो कि आपके पास 50 लाख है, तो आपने क्या सोचा कि अभी 25 लाख इशू करते हैं, बाकी 25 लाख आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है, बाद में इशू करना, ठीक है, अनइशूड बोलेंगे इसको। तो 50 लाख शेयर में से अगर 25 लाख आपने इशू कर दिया तो इशूड कैपिटल कितना हो गया? 25 लाख। जितना इशू करोगे मतलब मार्केट से आप उतना पैसा रेज करना चाहते हो। तो अगर आपको पैसा मिल जाता है, 25 लाख शेयर का पैसा, एक एक शेयर का दाम मानो 10% करके भी उठा सकते हो, या फिर अगर ये 10 का शेयर अगर 20 में बिक रहा है प्रीमियम के कारण, प्रीमियम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। तो 25 का शेयर अगर 100 करके भी आपको मिल जाता है, मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। आप मार्केट में देखो ना, बड़े बड़े कंपनीज का शेयर 10 का शेयर ही 250, 300, 500, 550, 1000 में भी मिल जाता है, ठीक है। तो 25 लाख का शेयर अगर 100 करके भी होता है तो जितना आपका कलेक्शन होगा वो आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा विथ प्रीमियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपको क्या समझाने का कोशिश किया। ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज मतलब जितने आपके पास ऑथोरिटी है, जो आपके बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा अभी तक आपने बिजनेस में लगाया। जैसे हमने सोचा कि 5 करोड़, इशूड क्या हो जाएगा? 5 करोड़ को मैंने 10 से डिवाइड किया था तो आपको 50 लाख शेयर मिला था।
दैट इज योर ऑथराइज कैपिटल। अब 50 लाख में से जितना आपने इशू किया, अगर 25 लाख इशू किया तो 25 लाख ही आपका इशूड कैपिटल। 25 लाख में से जितना आप मतलब लोगों ने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करेगा वो हो जाएगा कंपनी का सब्सक्राइब। अगर 25 में 25 कर देगा तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो जाएगा। 25 से कम करेगा तो कम होगा। फिर जितना आपको पेमेंट मिलेगा उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। ये हो गया ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप का कहानी। ये राइट और स्वेट थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताता हूँ। अब आगे आगे आप डेफिनेशंस पढ़ो, आपको वही समझ में आएगा। जब आगे आगे आप लोग शेयर मार्केट में प्रैक्टिकल बन जाओगे ना, आपको और प्रैक्टिकली समझ में आएगा, बिकॉज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। छोटा ही सही बट आप कनेक्टेड रह सकते हो शेयर मार्केट के साथ। 200, 500, 1000 भी इन्वेस्ट किया जाता है। सो ऑथराइज कैपिटल किसको बोलते हैं पता चल गया। इशूड शेयर, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल व्हिच द कंपनी ऑफर्स टू द इन्वेस्टर। 50 लाख शेयर कंपनी का ऑथोरिटी था। एज पर आवर एग्जाम्पल 5 करोड़ को 10 से डिवाइड किए थे। 50 लाख में से जितना आपने इशू करेंगे, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल व्हिच द कंपनी ऑफर्स टू द इन्वेस्टर। जैसे हम लोगों ने सोचा था 25 लाख शेयर। नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब शेयर? इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट एंड एग्रीज अपॉन। 25 लाख में से जितना इन्वेस्टर एक्सेप्ट करेगा या एग्री करेगा, वो अगर 25 में 25 ही एक्सेप्ट कर लिया तो 25 हो जाएगा सब्सक्राइब। अगर 25 में से 20 एक्सेप्ट या एग्री करेगा तो 20 होगा सब्सक्राइब। पेड अप, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच द इन्वेस्टर्स पे। जितना इन्वेस्टर्स अभी आपको एक्सेप्ट तो कर लिया, अब पेमेंट जितना करेगा आपको। अगर पूरा पेमेंट नहीं करता है तो उसको अनपेड बोलेंगे, और पूरा पेमेंट कर देगा तो पेड अप बोलेंगे। नॉर्मली ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंप्लीट मनी इन वन शॉट आज के डेट में। देयरफॉर इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल बिकम्स वन एंड द सेम आज के डेट में। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल वन शॉट में होते हैं, तो आज के डेट में ये सेम होता है कंसेप्चुअली। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच द कंपनी एक्चुअली इन्वेस्ट इन द बिजनेस, और यही पेड अप कैपिटल कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा जो कंपनी को शेयर होल्डर की तरफ से मिला है। इन्वेस्ट इन द मार्केट। जैसे आप रिलायंस को पैसा दोगे तो रिलायंस मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, आप अदानी को दोगे तो अदानी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जो भी पेड अप होगा वही कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो ये है इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप की कहानी। आई होप कि आपको पता चल गया। राइट शेयर क्या है? दिस शेयर्स आर दोज व्हिच द कंपनी इश्यूज टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर देते हैं। इश्यूज ऑफ सच काइंड ऑफ शेयर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओनरशिप राइट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। मतलब ये राइट शेयर क्या होता है, जो ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टर बन गया है, कंपनी उसको फिर से राइट शेयर देते हैं ताकि जो और मतलब जो पहले से कंपनी का शेयर होल्डर बन के रहा है उनका ओनरशिप राइट बने रहे। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का ओनरशिप राइट बने रहे, और कंपनी को भी पैसा के लिए बाहर देखने का जरूरत ना पड़े। कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर से ही पैसा उठा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड राइट शेयर्स। सर देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या कॉन्सेप्ट है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये क्या है सर? ये एम्प्लॉइज के लिए है। स्वेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पसीना, है ना, या बंगाली में बोलते हैं घाम। ओके, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू एक्सेप्शनल एम्प्लॉइज or directors of the company for their exceptional job in terms of providing know-how और intellectual property rights to the company। मतलब कंपनी कुछ एम्प्लॉइज को बेनिफिट देते हैं, अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना देते हैं, और वो भी थोड़ा सा डिस्काउंट रेट में। अगर मार्केट में चलता है किसी कंपनी का शेयर 300, तो अपने एम्प्लॉय के लिए वो 280 में दे देगा। ठीक है, डिस्काउंट रेट में कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सस्ता में दे देते हैं, या कई बार गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं। तो जो भी करे ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स, और कंपनी का एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को नॉर्मली इस तरह का शेयर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। आगे आगे जब अकाउंट्स में पढ़ाई करोगे ना मैम के पास, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में मैम आपको ये सब चीज़ के ऊपर अकाउंट्स भी सिखाएंगे, और आप जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तो मैं आपको लॉ भी सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। तो आपको मैंने इक्विटी शेयर का तरह तरह का बेसिक्स बातें बोल दिया। अब मैं आपको थोड़ा प्रेफरेंस बता देता हूँ। सर प्रेफरेंस का मतलब मैं आपको पहले ही बोला था कि ये इक्विटी से भी पहले इनको कंपनी की तरफ से प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है? प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस इसलिए मिलता है बिकॉज ये कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेट में देने का वादा करता है। से फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी को 1 लाख देते हो, एक तरह का कंपनी पे शेयर देना, कंपनी को कैपिटल देना।
बदले में कंपनी आपको बोलता है कि 14% इंटरेस्ट आपको देगा, 14% प्रेफरेंस कैपिटल, जिसका वैल्यूएशन है 1 लाख। मतलब आप ऐसे सोच लो कि 1 लाख का 14%, दैट इज 14,000 कंपनी आपको पे करेगा, और वो भी इक्विटी से पहले, लोन वाले के बाद। मतलब जिनको लोन का पैसा जिन्होंने कंपनी को दिया है, डिवेंचर जिन्होंने कंपनी को दिया है, उनके बाद मिलेगा, बट इक्विटी से पहले मिलेगा। तो फिर यही अच्छा लग रहा है ना। लेकिन सर प्रेफरेंस वाले को जो मतलब अनगिनत अमाउंट का बेनिफिट मिल सकता है, वो प्रेफरेंस को नहीं है। मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था ना अभी, जैसे सोचो ना, अदानी विल्मर का ही बात सोच लो। ये देखो अदानी विल्मर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कितने में शेयर में लिस्टेड हुआ था, 218 से 230, अदानी विल्मर। ठीक है। इवन वेदांत फैशन, रुचि सोया, ओमा एक्सपोर्ट्स, आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छा अच्छा किया। तो 230 का शेयर अभी 800 चल रहा है। कितना परसेंटेज होगा, 200-300% के आसपास का गेन दिया है। अब 200-300% कौन देता है, ये इक्विटी को ही मिलता है। ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस वाले जो कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है। और ये कैपिटल गेन का एज सच कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलता। तो जो भी हो, अब आपके ऊपर है, आप कंपनी को प्रेफरेंस देना चाहोगे कि इक्विटी देना चाहोगे। इक्विटी में रिस्क ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है। तो preference shares, more commonly referred to as preferred stock, are shares of a company stocks with dividends that are paid out to shareholders before common stock. Common stock मतलब equity share। हाँ, इक्विटी शेयर को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, इसीलिए इनको प्रेफरेंस कहा जाता है। इफ द कंपनी एंटर्स बैंकरप्सी, अगर कंपनी बैंकरप्टेड हो जाता है, बैंकरप्टेड मतलब दिवालिया। ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू बी पेड फ्रॉम कंपनीज एसेट बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। कंपनी को अपने एसेट से प्रेफरेंस होल्डर को पैसा वापस करना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। मोस्ट प्रेफरेंस शेयर्स हैव फिक्स डिविडेंड, ज्यादातर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, while कॉमन स्टॉक जनरली डू नॉट। कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, इनको ऐसा कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑल्सो टिपिकली डू नॉट होल्ड एनी वोटिंग राइट्स। यस, इसको कंपनी में वोट देने का ज्यादातर केस में कोई राइट नहीं है, बट हाँ कभी कभी कॉमन शेयर होल्डर्स यूजुअली डू। मतलब अच्छा, कॉमन शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को वोट देने का मौका मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट सिर्फ प्रेफरेंस के मैटर में अगर कोई बात हो, या कंपनी लिक्विडेट होगा, कंपनी लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी बंद वगैरह हो जाएगा, ऐसी सिचुएशंस में क्योंकि उनका भी पैसा है तो वोट देने का मौका मिलता है। कंपनी लॉ के क्लास में आप लोग पढ़ोगे सर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितना तरह का होता है देख लीजिए। क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है, रिडीमेबल होता है, पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी होते हैं। ठीक है। इतना तरह का मतलब क्या है सर, सिंपल सिंपल मतलब है, ज्यादा चिंता का बात है नहीं। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये सब चीजों का क्या क्या मतलब होता है। जैसे क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेबल इफ द कंपनी अर्न्स एडिक्वेट प्रॉफिट। कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट कमा रहे, ठीक है, पर्याप्त प्रॉफिट कमा रहे, कंपनी अपने डिविडेंड होल्डर को डिविडेंड देगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल करेगा। However, cumulative preference share carry additional features which allow the preference shareholders to claim unpaid dividends of the years in which dividend could not be paid due to insufficient profit. Say for example, कंपनी 2021-22 में प्रॉफिट नहीं करता है, तो कंपनी बोलते हैं कि ठीक है हम बाद में दे देंगे। ठीक है। तो 21-22 का जो भी डिविडेंड का पार्ट होगा, ठीक है, 21-22 का डिविडेंड 21-22 में नहीं दे पाया, तो कंपनी क्या करेगा, 2022 में, 23 में, या 2023-24 में उसको क्यूमुलेट कर देगा। क्यूमुलेट का मतलब होता है जोड़ देगा। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को अगर अभी नहीं मिलता तो बाद में जोड़ के जो भी बाकी रहेगा, जो भी अनपेड रहेगा, वो जोड़ जाड़ के पुराना डिविडेंड के साथ और नया डिविडेंड को मिला के उनको पेमेंट मिलता है। ठीक है। ये हक प्रेफरेंस वाले को होता है अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो। ठीक है। मजा का बात है सर, कंपनी प्रॉफिट पे ही डिविडेंड दे सकता है, लॉस पे नहीं। तो जब कंपनी लॉस करेगा या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं करेगा, तो डिविडेंड होल्डर को, प्रेफरेंस वाले को बताएगा कि भाई बाद में एक साथ ले लो। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। द होल्डर्स ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर विल गेट प्रेफरेंस डिविडेंड इफ द कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट मिलता है तो इनको डिविडेंड मिल जाएगा, बट दे डू नॉट हैव द राइट टू क्लेम अनपेड डिविडेंड व्हिच कुड नॉट बी पेड ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट। जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता है, तब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस को कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है। कंपनी को पर्याप्त प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अब पर्याप्त प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रेफरेंस होल्डर को चुपचाप रहना पड़ेगा। लेकिन लोन होल्डर को हर केस में पहले मिलता है। अगर आप कंपनी को डिवेंचर देते हो या लोन देते हो, आपको हर केस में पहले ही मिलेगा। ठीक है। बैंक लोन जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। लोन होल्डर का हक सबसे पहले है, लेकिन शेयर होल्डर को हक थोड़ा बहुत लिमिटेड है।
और इक्विटी शेयर होल्डर को तो हक सबसे लास्ट में है। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, लेकिन जब मिलता है छप्पड़ फाड़ के मिलता है इक्विटी वाले को, छप्पड़ फाड़ के, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर्स व्हिच आर रिडीम्ड एट और रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब कंपनी शेयर इशू, मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, 22-23 में इशू किया और बोला कि 25-26 में रिडीम करेगा। तो जब रिडीम करेगा, इंटरेस्ट तो हर साल देते रहेगा और साथ में आपका जो कैपिटल अमाउंट है जो आपने स्टार्टिंग में जमा किया था वो भी आपको वापस करेगा। Participating preference shareholder are entitled to share the surplus profit and surplus assets of the company in addition to preference dividend। ठीक है, मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करते हैं, ये कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट्स, जो भी एक्स्ट्रा एसेट्स या प्रॉफिट है, ठीक है, उसके बेसिस में भी वो प्रेफरेंस डिविडेंड लेते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर सरप्लस प्रॉफिट। मतलब कंपनी का एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिट जो है उसमें उनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, एंड सरप्लस एसेट्स लाइक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। मतलब ये कंपनी के शेयर्स में पार्टिसिपेट उस हिसाब से नहीं करता है, जो पार्टिसिपेट करेगा उसको एक्स्ट्रा सरप्लस एसेट्स के ऊपर, सरप्लस डिविडेंड के ऊपर मिल सकता है, नॉन पार्टिसिपेट्स को नहीं मिलता है, ऑब्वियसली ज्यादा देना पड़ता है उसके लिए। कन्वर्टेबल, मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं सर जो आज प्रेफरेंस है कल इक्विटी में बदल सकता है। The holders of convertible preference share are given an option to convert whole or part of their holding into equity share। मतलब आज आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आज आप 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कल आपका शेयर इक्विटी में बदल सकता है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो इक्विटी में बदलने में बहुत फायदा है, ठीक है, आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल। और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, मतलब आप कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। The holders of a non-convertible preference share do not have the options to convert their holding into equity shares, that is they remain as preference share until their redemption। हमेशा ये प्रेफरेंस में आया है, प्रेफरेंस ही रह जाएगा, कभी भी ये इक्विटी में बदल नहीं सकता। भले कंपनी को कितना भी बेनिफिट मिले, वो पहले से ही तय हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि आप कन्वर्टेबल रहोगे, नॉन कन्वर्टेबल रहोगे, पार्टिसिपेटिंग रहोगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग रहोगे, रिडीमेबल रहोगे, नॉन क्यूमुलेटिव रहोगे, जो भी होना है वो पहले से ही तय हो जाता है। हाँ, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट में अगर बदलना हो तो कंपनी नोटिस वगैरह देता है, वो एज पर दी कंपनी मतलब डिसीजन मेकिंग में होता है। तो आपको मैंने शेयर का सारा बेसिक बता दिया, कितना तरह का शेयर होता है, इक्विटी कितना तरह का हो सकता है, प्रेफरेंस कितना तरह का हो सकता है। आगे आगे जब आपको शेयर मार्केट के ऊपर आप क्लास करोगे या फिर कंपनी लॉ पढ़ोगे, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव या फाइनल लेवल में आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जब पढ़ते जाओगे ना, इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल में, तब भी आपको ये सब चीज़ों के बारे में बहुत यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट डिवेंचर, मैं आपको पहले ही बोला था, डिवेंचर जो होते हैं ये लोन वाले होते हैं, ठीक है। कंपनी बेसिकली पब्लिक से बोरो करते हैं, बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना, ये लोन है, लोन, ये लोन है। तो बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। सर बैंक से ज्यादा मिलता है क्या, हाँ तभी तो देंगे ना, बैंक तो सेफ है, तो बैंक से ज्यादा देगा तो आप कंपनी को भी लोन दे सकते हो। इसको इसको डिवेंचर कहा जाता है, ठीक है। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सबसे पहले मिलता है कंपनी को, जब भी पहले प्रॉफिट होगा सबसे पहले बैंक का लोन या डिवेंचर का इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। प्रेफरेंस या इक्विटी वाले को उसके बाद में मिलता है, सबसे लास्ट में इक्विटी, उसके पहले प्रेफरेंस और उससे पहले डिवेंचर को मौका मिलता है। कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगा उससे इंटरेस्ट सबसे पहले देना पड़ता है, ठीक है। तो डिवेंचर का भी कुछ तरीका होता है या तरह होता है, ठीक है, कुछ अलग अलग तरह का डिवेंचर्स भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, एक होता है सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी को 5 लाख का डिवेंचर दिया, तो बदले में कंपनी आपको कोई एसेट आपके नाम पे मॉर्गेज कर देगा कि अगर कंपनी कभी फ्यूचर में 5 लाख देने में नाकाम होता है या फिर कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है, तो कंपनी का एसेट्स बेच के आप अपना ये 5 लाख का सब्सटीट्यूट कर सकते हो, 5 लाख को एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसे शेयर होल्डर या ऐसे डिवेंचर होल्डर्स को थोड़ा बेनिफिट देता है, मिलता है, जिनको सिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। सिक्योर्ड मतलब बेसिकली जैसे बैंक हमसे लोन लेता है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जब बैंक आपको 5 लाख लोन देता है, बदले में बैंक आपके घर का कागजात गिरवी रखते हैं या मॉर्गेज रखते हैं। तो सिमिलरली आप कंपनी को लोन देते हो, बदले में कंपनी उसी का कोई एसेट्स आपके नाम पे चार्ज कर देता है। क्या कर देता है, चार्ज। ये सब कंपनी लॉ में पढ़ेंगे आप लोग आगे आगे, इंटरमीडिएट में, फाइनल में, एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, तो चार्ज कर देगा आपके नाम पे, तो ये सिक्योर्ड डिवेंचर हो जाएगा। अनसिक्योर्ड क्या है, मतलब आपने लोन दिया बट कोई एसेट्स आपके नाम पे नहीं है, अगर कंपनी का बिजनेस कल
खराब हो जाएगा या कंपनी किसी कारण से आपको पैसा नहीं दे पाता है तो आप पहले क्लेम नहीं कर पाओगे, पहले क्लेम तो सिक्योर्ड वाले ही कर पाएंगे। रिडीमेबल डिवेंचर मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद आपका डिवेंचर आपको कंपनी रिडीम कर देगा, चाहे वो 1 ईयर हो, चाहे वो 2 ईयर हो, चाहे वो 5 ईयर हो। कंपनी आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद आपने जो भी 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, इंटरेस्ट के साथ आपको रिडीम करेगा। इरिडीमेबल भी होता है, मतलब जिसमें डिवेंचर रिडेम्पशन नहीं होगा बट आपको हर साल या हर महीना इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ठीक है, एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता जाएगा बट आपको कभी भी डिवेंचर रिडेम्पशन नहीं होगा। आजकल ये सब का यूज कम हो गया है। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब आप आज डिवेंचर हो, कल आप उसको कन्वर्ट करके इक्विटी में बदल सकते हो। ठीक है, पार्टली कन्वर्टेबल मतलब थोड़ा बहुत आप इक्विटी में बदल लेना, थोड़ा बहुत आप डिवेंचर में रह जाना। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब जिसको आप कभी भी डिवेंचर से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आया। आप आगे आगे यहाँ पर पढ़ लोगे, डिटेल्स में बोला है थोड़ा सा, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक होता है बियरर डिवेंचर्स और एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। व्हाट इज बियरर डिवेंचर्स? बियरर डिवेंचर्स दोज व्हिच आर पेबल टू द बियरर देयरऑफ, जो बियर करेगा डिवेंचर को उसी को दिया जाएगा। दिस कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड टू सच डिवेंचर्स। मतलब जो भी कूपन लेके दुकान में जाएगा, ठीक है, जिस कंपनी का है उसी को मिलेगा, उसको बियरर बोलते हैं। जैसे बियरर चेक होता है ना, जिसके पास चेक है वही उसी को बैंक पैसा दे देगा, वैसे ही बियरर डिवेंचर। जिसके पास कूपन है, इंटरेस्ट उसी को मिलेगा, सच डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या है? दोज व्हिच आर पेबल टू द पर्सन हु अपीयर इन रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर, मतलब जिसका नाम डिवेंचर होल्डर के नाम पे लिखा हुआ है। जैसे चेक में बैंक देता है अकाउंट पे ही चेक, जिसका नाम लिखा रहेगा उसी को मिलेगा। दिस कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांसफर डीड, इंटरेस्ट इज पेड टू द रजिस्टर्ड होल्डर। जिसका नाम लिखा रहेगा रजिस्टर्ड होल्डर में, उसी को रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे, शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब बात आपको समझ में आता जाएगा। तो मैंने आपको शेयर, प्रेफरेंस, डिवेंचर, ठीक है, ये सब मैटर थोड़ा समझा दिया। ठीक है, बेसिक बात था, मैं आपको क्लियरली बेसिक बातें समझाने का कोशिश किया। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए या फिर क्लास में लाइव जब मिलिएगा तब ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, सर ये सब मैं बोल दिया था स्टार्टअप लेक्चर्स के अंदर कि किस तरह से आज के डेट में गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं। स्टार्टअप के ऊपर एक क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में बात किया। इधर वेरियस स्कीम्स लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, ये सब जनरल नॉलेज भी है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को हेल्प कर रहे हैं, एसएमई सेक्टर को, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। ठीक है, एक स्कीम है सरकार का जिसका नाम है स्फूर्ति। ठीक है, स्कीम फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसका नाम दिया स्फूर्ति। ठीक है, जिसमें जो भी न्यू न्यू स्किल्स के थ्रू से बिजनेस करेगा, गवर्नमेंट उसको लोन प्रोवाइड करेगा। आप देखो यहाँ पर Spurti. The objective of the scheme is to organize the traditional industries and artisans into cluster to make them competitive and provide support for their long-term sustainability, sustain employment, to enhance marketability of product of such clusters, to equip traditional artisans and associated cluster with the improved skills, to make provisions for common facilities. किस तरह का assistance मिल रहा है? The financial assistance provided for any specific project shall be subject to maximum 8 crore to support soft, hard and thematic intervention. 8 करोड़ तक सपोर्ट मिल सकता है अगर आपके बिजनेस में दम है तो। हु कैन अप्लाई? कोई भी एनजीओ अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर बाय फॉर्मिंग क्लस्टर स्पेसिफिक एसपीबीज, कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाउंडेशंस व्हिच एक्सपर्टीज दे अंडरटेक क्लस्टर डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और न्यू बिजनेस को बना सकते हैं स्फूर्ति स्कीम के थ्रू से। ठीक है, तो आजकल स्टार्टअप प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा मोड चल रहा है सर। सरकार खुद पीपीपी मॉडल में भी कर रहा है। पीपीपी के मॉडल का मतलब होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सरकार और प्राइवेट कंपनीज में मार्च होके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी में हेल्प कर रहे हैं, 50 लाख तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दे रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट बड़े बड़े कंपनीज मिलकर भी काफी बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। एक स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईएसडीपी के नाम पे चलता है। यहाँ पर भी entrepreneurship development program are being organized regularly, nurture and talent of youth by inviting them on various aspects of industrial activity required for setting up MSE, मतलब माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज। EDPs मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर जनरली कंडक्ट इन ITIs। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर हो रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए काम हो रहा है। Nature of assistance, 20% of the total targeted ESDPs are conducted exclusively for weaker sections of the society.
जैसे कि SC ST वुमेन एंड फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए है। स्टाइपेंड भी दिया जाता है 500 पर मंथ करके पर कैंडिडेट अंडर द प्रमोशनल पैकेज। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, नो फी इज चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट अंडर दिस प्रोग्राम। कोई इनसे फी नहीं लिया जाता, बदले उल्टा आप बिजनेस करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। हु कैन अप्लाई? MSME, DIs, मिनिस्ट्रीज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के जो भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू से आप कर सकते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स, आजकल स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत ही अच्छा न्यू स्टार्टअप मतलब न्यू बिजनेस, ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनको भी वेंचर कैपिटल सपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू से मिल रहा है। तो इंडियन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में बहुत डेवलपमेंट हुआ है या हो रहा है। आप ये सब स्कीम के बारे में जरूर एक बार गो थ्रू करें, ठीक है। बस सही है और कुछ यहाँ पर है नहीं। फाइनेंशियल मैटर के बारे में मैंने आपको सारा बात कर दिया। कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपको CA की किताब में एज वेल एज CS की किताब में दोनों जगह में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं नोट शेयर कर दूंगा, जिनके पास नहीं है मुझे बताइए। ऐसे तो ये CS के नोट्स के अंदर से ही मैंने ये सारा टॉपिक डिस्कस कर दिया। अगर आप CA के टॉपिक में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह के अंदर या फिर फाइनेंशियल एक टर्म्स टर्मिनोलॉजीज के अंदर भी आपको अलग अलग नॉलेज मिल जाएगा। बेसिकली जनरल नॉलेज भी है और फाइनेंशियल नॉलेज भी है। तो हर एंगल से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप में पूछ लीजिए या लाइव क्लास में ज्वाइन जब भी करेंगे पूछ लीजिए आपका डाउट, ठीक है। ओके, मैंने कोशिश किया बेसिक बात बताने का। बाकी स्टॉक मार्केट वगैरह जानने के लिए आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। जब भी मेरा न्यू बैच स्टार्ट होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट मैटर में। आपको या फिर NISM देना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का कोर्स करके। ये सब भी जॉब में बहुत आजकल डिमांड है सर। कंपनी फ़ोन करता रहता है, दिमाग खराब करता है, कैंडिडेट है तो भेजो, कैंडिडेट है तो भेजो, ठीक है। तो वो भी एक अलग एरिया है जो स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग मैटर में अपना मतलब सर्टिफिकेशन भी लेगा और जॉब के लिए भी सोचेगा, ठीक है। वो सब आगे आगे गाइड करता रहूँगा मैं आप लोगों को। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप नॉलेज लेंगे तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको काफ़ी मौका देंगे, ठीक है। मैं आज इतना ही रखता हूँ, कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे पूछिएगा। ओके, टाटा फिर, बाय।